दुनिया से जुड़े मज़ेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे नए चैनल अद्भुत को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें जानकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। प्राचीन समय में भारत में लिखे कई वैज्ञानिक ग्रंथों का उल्लेख इतिहास में मिलता है। हालांकि कभी कभी सही वैज्ञानिक सिद्धांत भी सदियों तक अपनाए नहीं जाते। उन्हें खोजने वाले वैज्ञानिक लंबे समय तक गुमनाम और उपेक्षित रहते हैं। विज्ञान के इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें भारत के कई गुमनाम वैज्ञानिक शामिल हैं। उन महान लोगों की रचनाओं को ना तो हम संभाल कर रख पाए और ना ही उन पर खुद शोध कर पाए, जो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। ये सारी वैज्ञानिक रचनाएं उस समय भारत में खोजी गई थीं जिस समय आधी से ज्यादा दुनिया का चिंतन केवल खाना और पानी जुटाने तक सीमित था। हम ये नहीं कहते कि सभी खोजों का आधार भारत में पनपा था, लेकिन हजारों साल पहले ऐसे सिद्धांतों को रखने वाले वैज्ञानिकों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम प्राचीन भारत के 5 महान वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जिनकी प्रतिभा की चमक समय के साथ धुंधली हो गई। आर्यभट्ट की गिनती भारत के महानतम खगोल वैज्ञानिकों में की जाती है। उन्होंने उस वक्त ब्रह्मांड के रहस्यों को दुनिया के सामने रखा जब दुनिया के कई देश ठीक से गिनना भी नहीं सीख पाए थे। आर्यभट्ट उस समय खगोल विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। हालांकि दुनिया मानती है कि पृथ्वी और सूर्य के सही संबंधों के बारे में सबसे पहले बताने वाला इंसान निकोलस कोपरनिकस था, लेकिन आर्यभट्ट ने यह बात कोपरनिकस से हजारों साल पहले ही बता दी थी। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और बाकी ग्रह भी सूर्य का चक्कर अपनी अलग अलग दूरी पर घूमते हुए लगाते हैं। ये बात आर्यभट्ट ने उस समय बताई थी जिस समय यूनानी दार्शनिक अरस्तु ये मानता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य के साथ बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट को यह भी ज्ञान था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह खुद की रोशनी से नहीं बल्कि सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। खगोल विज्ञान के इस प्रकांड पंडित ने पृथ्वी की परिधि का सही मान बताया था, जिसमें आज के हिसाब से बस 65 मील की अशुद्धि है। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट ने तो पृथ्वी के घूमने के हिसाब से समय को अलग अलग भागों में भी बांटा है। इन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को समान माना है। इनके हिसाब से एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 72 महायुग, एक महायुग में 4 सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग होते हैं और एक महायुग में पृथ्वी 1,58,22,37,500 बार घूमती है। इन सभी नियमों से आर्यभट्ट की बुद्धिमत्ता का पता चलता है, लेकिन शून्य यानी जीरो की खोज ने इन्हें विज्ञान के इतिहास में अमर कर दिया। शून्य जिसके बिना गणित की कल्पना करना तक मुश्किल है। ऐसे महान वैज्ञानिक का भारतीय इतिहास हमेशा ऋणी रहेगा। महर्षि कणाद। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। कणाद परमाणु की अवधारणा के पितामह माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले कणाद ने यह बताया था कि द्रव्य यानी मैटर के एटम्स होते हैं। कणाद लिखते हैं कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म अतिसूक्ष्म कण यानी परमाणुओं के संघनन से होती है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी फिजिकल मैटर का जन्म छोटे छोटे परमाणुओं के मिलने से होता है। हालांकि वर्तमान में परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उससे भी लगभग 900 साल पहले ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार टी.एन. कोलेबोरक अपनी किताब में लिखते हैं कि एक समय ऐसा था जब अणुशास्त्र में आचार्य कणाद और दूसरे भारतीय वैज्ञानिक यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में ज्यादा आगे थे। आज से 2600 साल पहले ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सबसे पहले एक शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से ऋषि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में लिखा है।
जिसमें कुछ मामलों में महर्षि क्रांत के सिद्धांत आज के विज्ञान से भी आगे हैं। इसके अलावा महर्षि क्रांत ने न्यूटन से पहले गति के 3 नियम भी बताए थे। वे लिखते हैं कि वेग या मोशन 5 द्रव्यों या 5 तरह के मैटर पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है और नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण नष्ट हो जाता है। इस प्राचीन सूत्र से पता चलता है कि ऋषि क्रांत को गति के इन नियमों का ज्ञान न्यूटन के भी पहले से था। बौधायन। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब शास्त्र के रचयिता थे। ज्योमेट्री के विषय में प्रमाणिक मानते हुए सारे विश्व में यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही पढ़ाई जाती है, मगर यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यूनानी यूक्लिडियन ज्योमेट्री से पहले ही भारत में कई गणितज्ञ ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण नियमों की खोज कर चुके थे। उन गणितज्ञों में बौधायन का नाम सबसे ऊपर है। उस समय भारत में एलजेब्रा या ज्योमेट्री को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। हम सभी ने गणित में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में इसकी खोज पाइथागोरस ने नहीं बल्कि हमारे वैदिक ऋषि बौधायन ने की थी। ऋषि बौधायन ने इस सूत्र की खोज पाइथागोरस से लगभग 250 साल पहले ही कर दी थी। बौधायन का सूत्र कुछ इस तरह से है। एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितने की उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती हैं। यानी किसी रेक्टेंगल की डायगोनल लाइन से बना एरिया उसकी लंबाई और चौड़ाई द्वारा अलग अलग किए एरिया के योग के बराबर होता है। इस बात से साफ होता है कि इस प्रमेय की जानकारी भारतीय गणितज्ञों को पाइथागोरस से पहले से थी। भास्कराचार्य। भास्कराचार्य भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी हैं। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। ये 4 भाग एरिथमेटिक, एलजेब्रा और ग्रहों की गति से संबंधित गणित पर आधारित हैं। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। न्यूटन के जन्म से 800 साल पहले ही भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को जान लिया था और उन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। भास्कराचार्य लिखते हैं कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। इन्होंने अपने गोलाध्याय नामक ग्रंथ में मध्याकर्षण तत्व के नाम से गुरुत्वाकर्षण के नियमों की भी विस्तृत जानकारी दी है। भास्कराचार्य ने करण कौतूहल नामक दूसरे ग्रंथ की भी रचना की। इस पुस्तक में खगोल विज्ञान की गणना है। इस ग्रंथ में इन्होंने बताया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था जब भारत के लोगों को दुनिया में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। ये ग्रंथ आज भी हिंदू कैलेंडर बनाने के काम आता है। ये अपने समय के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद कई विदेशी भाषाओं में हो चुका है। भास्कराचार्य एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी सोच अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी। महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं। 2600 साल पहले इन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। आधुनिक विज्ञान केवल 400 साल पहले से ही सर्जरी कर रहा है, लेकिन सुश्रुत ने 2600 साल पहले ही ये कर दिखाया था। इनके पास अपने बनाए उपकरण थे जिन्हें वे पानी में उबालकर साफ करने के बाद प्रयोग करते थे। इनके द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इस ग्रंथ में चाकू, सुइयां, चिमटे सहित 125 से भी ज्यादा सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरणों के नाम मिलते हैं और इस ग्रंथ में 300 प्रकार की सर्जरियों का उल्लेख मिलता है। इनकी किताबों का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है।
जिनका पूरे जगत ने भरपूर लाभ उठाया है। उनका ज्ञान रूस भी पहुंचा और अंग्रेज मात्र 200 साल पहले उनकी प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक को अपने यहाँ ले गए और आगे विकसित किया। नागार्जुन नामक महान चिकित्सा शास्त्री ने सुश्रुत संहिता का संपादन कर उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया था। यह ग्रंथ आज भी अनुसंधान का विषय है। इन्हीं सब खोजों के कारण महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुष। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। मिथ टीवी के वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिथ टीवी की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाए। और हम इस बार एम करते हैं 1000 लाइक्स का, ठीक है। और हमारे प्रीवियस वीडियो भी देखेगा, और हमारी नई चैनल है मेंस ऑफ टेक, उसको भी सब्सक्राइब करेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।